हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि रिसेंटली जो बहुत ही चर्चा में है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो हालांकि अमेंडमेंट तो 2019 में आया था, लेकिन उससे इम्प्लीमेंटेशन के जो रूल्स है वो रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किए हैं, इसलिए ये कानून जो है वो काफ़ी चर्चा में है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, ये जो कानून आया था 2019 में उसके प्रोविजंस क्या है और उसको लेके क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है गवर्नमेंट की ओर से और जनता की ओर से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट से। सबसे पहले तो ये समझिए कि माइग्रेंट का कंसेप्ट जो है उसको समझना ज़रूरी है। एज वी ऑल नो कि माइग्रेंट मतलब दो टाइप के माइग्रेंट हो सकते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल माइग्रेंट्स हो सकते हैं। इंटरनल का मतलब यह है कि विद इन दी कंट्री जो माइग्रेंट्स होते हैं वो, और एक्सटर्नल का मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री। यहाँ पे हम माइग्रेंट का मीनिंग एक्सटर्नल के सेंस में ले रहे हैं। तो एक्सटर्नल माइग्रेंट्स जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, लीगल माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स। ठीक है, जो कानूनी तरीके से आया है वो लीगल है, जो कानूनी तरीके से नहीं आया वो इलीगल है। बट ये कैसे तय होगा कि कौन सा माइग्रेंट लीगल है कौन सा इलीगल है, या उसके लिए हमारे पास कोई लीगल बैकअप है कि नहीं? सो यस, वी हैव द लीगल बैकअप। इंडिया के अंदर माइग्रेंट्स की जो लीगल स्टेटस है वो डिसाइड करने के लिए वी हैव टू सेपरेट लॉज। पहला जो एक्ट है उसका नाम है पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट, जो कि ब्रिटिशरों ने बनाया था 1920 के अंदर। सो यहाँ पे एक्ट के नाम से पता चल जाता है कि पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट मतलब कि पासपोर्ट को लेके जो भी रेगुलेशंस है, इंडिया की एंट्री जो है, इंडिया के अंदर जो एंट्री है वो पासपोर्ट के द्वारा रेगुलेट होती है, और उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो ये कानून में है। दूसरा जो एक्ट है उसका नाम है फॉरेनर्स एक्ट। अगेन ये भी 1946 में बना था, बिफोर इंडिपेंडेंस। तो कोई भी इंसान जो इंडिया का सिटीजन नहीं है और इंडिया में आता है तो उसको हम वीजा इश्यू करते हैं। अब ये जो वीजा का टेन्योर है, वीजा का टाइप है, ये सारी चीजें किसके द्वारा रेगुलेट होती है? फॉरेनर्स एक्ट के द्वारा रेगुलेट होती है। सो नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि कैसे डिसाइड होगा कि लीगल माइग्रेंट है कि इलीगल माइग्रेंट है? तो हम दो चीजों के आधार पर इसको डिसाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट, कि क्या उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है कि नहीं। और जब हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो वो फर्स्ट एक्ट जो था पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट, दैट विल कम इनटू द पिक्चर, कि क्या इस एक्ट के हिसाब से आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है कि नहीं। और दूसरा, अगर मान लो कि वैलिड डॉक्यूमेंट है और वो वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ ही इंडिया में आया था, और कोई इंसान ये है कि भाई 5 साल का वीजा मिला था लेकिन 25 साल से इंडिया में रह रहा है। सो दूसरा ये है कि टेन्योर, दैट मीन्स वीजा, आपको कितने साल का वीजा मिला था और आप कितने साल से इंडिया में रहते हैं। और जैसे अभी मैंने बताया कि ये वीजा की प्रोसेस जो वो रेगुलेट होती है फॉरेनर्स एक्ट 1946 के द्वारा। सो दैट मीन्स कि कोई माइग्रेंट लीगल है या इलीगल, ये कैसे डिसाइड होता है? ये दो एक्ट के वायोलेशन के आधार पर डिसाइड होता है। या तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, या तो डॉक्यूमेंट है लेकिन प्रॉपर टेन्योर नहीं है। सो आई होप कि आपका माइग्रेंट का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है बार बार प्रोविजंस में आते हैं इसलिए। अब हम जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके प्रोविजंस देखते हैं। 2019 का जो एक्ट था, इसके अंदर मेनली 4 प्रोविजन है। जो पहला प्रोविजन है, इट डील्स विद द प्रोटेक्शन टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज। देखो, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज का मतलब ये होता है कि ऐसी माइनॉरिटीज कि जिनके ऊपर कोई अत्याचार होता है, जिनको दूसरे देश के अंदर कोई तकलीफ होती है। दूसरा है रिलैक्सेशन इन प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। हमारी देश की सिटीजनशिप लेने के टोटल 5 तरीके हैं। पॉलिटी के अंदर आप पढ़ते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955, इट नोटिफाइज 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप, जिसमें है सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय डिसेंट एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो उसमें से एक तरीका है बाय नेचुरलाइजेशन। 2019 में उसकी प्रोसेस में थोड़े रिलैक्सेशंस आए थे, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तीसरे प्रोविजन में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे ये अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा। दैट मीन्स दोज आर एग्जेम्प्टेड एरिया, कि जहां पे इसके रूल्स या ये प्रोविजंस जो है वो लागू नहीं होंगे। और चौथा एक छोटा सा प्रोविजन है कैंसलेशन ऑफ ओसीआई। ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, विच इज अ सेपरेट कैटेगरी। ऐसे लोग जो इंडिया के सिटीजन नहीं है लेकिन इंडिया में कई सालों से रहते हैं, इंडिया की इकोनॉमी को मल्टीपल तरीके से फायदे भी पहुंचाते हैं, और ऐसे लोगों को गवर्नमेंट एक स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, उन लोगों को हम ओसीआई कहते हैं। तो देखते हैं कि ये प्रोविजंस क्या है। सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट प्रोविजन से। तो फर्स्ट प्रोविजन क्या कहना चाहता है, सिंपली ये समझिए
कि दीज आर 6 नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट। ये 6 माइनॉरिटीज इन 3 देश में से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन 3 देश में से ये 6 माइनॉरिटीज में से कोई भी इंसान अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले आया होगा इंडिया में, इफ दैट पर्सन हैज कम इनटू इंडिया बिफोर 31 दिसंबर 2014, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में से ये 6 माइनॉरिटीज में से कोई भी इंसान अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आया होगा तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। दिस इज द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब हम सेकेंड प्रोविजन पे जाते हैं। सेकेंड प्रोविजन ये कहता है, मतलब सेकेंड प्रोविजन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पार्ट बनाए हैं कि 2019 में जब अमेंडमेंट आया उससे पहले क्या प्रोसीजर थी और उसके बाद क्या प्रोसीजर है। तो पहले प्रोसीजर ये थी कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसान है, अब यहाँ पे ये प्रोविजन जो है वो लागू नहीं होगा, मतलब ये हर किसी को लागू होता है और 2014 के बाद भी इंप्लीमेंट होता है। तो यूं मान लीजिए कि कोई इंसान जो है वो इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए आया है। अब जिस दिन पे वो अप्लाई कर रहा है इंडिया की सिटीजनशिप के लिए, उस दिन को कहेंगे कि ही इज गेटिंग हिमसेल्फ रजिस्टर्ड फॉर द सिटीजनशिप। वो अपने आप को सिटीजनशिप लेने के लिए रजिस्टर करवा रहा है। तो जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है, जिस दिन वो अप्लाई कर रहा है, उससे लेके पिछले 1 साल से कंटिन्यूअसली वो इंडिया में रहता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल के दिन अगर किसी इंसान ने अप्लाई किया है इंडिया की सिटीजनशिप के लिए, तो 2 अप्रैल 2024 है आज, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाए तो वो इंसान इंडिया में रहता होना चाहिए 2 अप्रैल 2023 से। तो अगर कोई इंसान 2 अप्रैल 2023 से 24 कंटिन्यूअस अगर इंडिया में रहा है, दैट मीन्स कि ये पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस ये है कि पिछले 14 साल में से मिनिमम 11 साल का रेसिडेंस पीरियड इंडिया के अंदर होना चाहिए। अगेन आई रिपीट कि पिछले 14 साल से 11 साल का टेन्योर जो है, रेसिडेंस पीरियड इंडिया के अंदर होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर वो इंसान 2024 में अप्लाई कर रहा है तो 2010 से 2024 के बीच में 11 साल वो उस इंसान का रेसिडेंस पीरियड इंडिया में होना चाहिए। यहां पे जरूरी नहीं है कि 11 साल कंटिन्यूअस हो, लेकिन टोटल 11 साल होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तब किसी इंसान को सिटीजनशिप मिलती है। बट दिस इज बिफोर अमेंडमेंट, 2019 से पहले। अमेंडमेंट के बाद प्रोसीजर क्या चेंज हुई 2019 के बाद? सो ये जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, दिस इज एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस किस में है? यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस में चेंजेस है। तो चेंजेस ये है कि 14 ईयर्स एज इट इज, लेकिन यहाँ पे जो 11 साल का टाइम पीरियड था वो चेंज होके हो गया 5 साल का। मतलब कि अगर पिछले 14 साल में से अगर वो इंसान 5 साल भी टोटल यहाँ पे रहा है तो भी उस इंसान को यहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। दिस बिकम्स द सेकेंड प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस एज इट इज है, नेचुरलाइजेशन में 11 साल के बदले 5 साल। अगेन जरूरी नहीं है कि ये कंटिन्यूअस हो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोविजन, थर्ड, एग्जेम्प्टेड एरियाज। ऐसे कौन से एरियाज है कि जहां पे ये कानून लागू नहीं होता? सो देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ एरियाज। फर्स्ट कि जिन स्टेट्स के अंदर 6 शेड्यूल्ड एरियाज है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 शेड्यूल है, जिसमें 4 स्टेट के शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में बात की गई है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 4 स्टेट के जो 6 शेड्यूल एरिया है, अगेन आई रिपीट, ये 4 के 4 स्टेट पूरे की पूरे 6 शेड्यूल में नहीं आते। इसके अंदर कुछ ट्राइबल एरियाज है जो 6 शेड्यूल में आते हैं। तो ऐसे एरियाज के अंदर ये कानून जो है वो लागू नहीं होता। मतलब कि ऐसे एरियाज के अंदर ये जो अभी हमने सिटीजनशिप को लेकर रिलैक्सेशंस देखे, वो चीज लागू नहीं होगी। दूसरा कि जिन स्टेट्स के अंदर आईएलपी की सिस्टम चलती है, आईएलपी का मतलब होता है इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट,
अब ये इनर लाइन परमिट सिस्टम क्या है? देखिए ये सिस्टम जो है वो ब्रिटिशरों ने 1873 में बनाई थी। ब्रिटिशरों के लिए जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके दो रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि भाई वहाँ पे टी प्लांटेशन ज़्यादा एग्जिस्ट करते थे और टी प्लांटेशंस के अंदर ब्रिटिशरों ने शुरुआत से ही अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश की थी। सेकेंड रीज़न ये है कि वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज मतलब कि ऑयल की खोज हुई थी दिग्बोई के अंदर, और इन रीजन्स की वजह से, और फॉरेस्ट एरिया भी बहुत ज़्यादा है, तो इन रीजन्स की वजह से ब्रिटिशर चाहते थे कि इस एरिया के ऊपर हमारी मोनोपोली बनी रहे। तो ब्रिटिशरों ने जो बंगाल का ईस्टर्न एरिया था, ईस्टर्न एरिया ऑफ बंगाल, उसके लिए एक रेगुलेशन बनाया था 1873 में, जिसका नाम था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। इस बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन में ये लिखा था कि बंगाल का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें अगर किसी भी इंसान को जाना हो, हालांकि नॉर्मल लोगों की एंट्री वहां पे बैन थी, अगर किसी को जाना है तो वहां के गवर्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी। बस सेम सिस्टम है इनर लाइन परमिट सिस्टम, जो आज भी एग्जिस्ट करती है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स के अंदर अगर आपको उस स्टेट्स में एंट्री लेनी है तो वहां के गवर्नर के पास से आपको ये परमिट निकलवानी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज इनर लाइन परमिट। सो एज ऑफ नाउ इनर लाइन परमिट जो है टोटल 4 स्टेट के अंदर ऑपरेशनल है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड 2019 के अंदर एक स्टेट को ऐड किया गया, दैट इज मणिपुर। तो अर्लियर ये सिर्फ 3 स्टेट के अंदर थी, 2019 में मणिपुर को ऐड किया गया। मतलब कि ये 4 स्टेट के अंदर जाने के लिए आपको वहां के गवर्नर की परमिशन चाहिए, और उस परमिशन को हम कहते हैं ILP, इनर लाइन परमिट। मतलब ये है कि जहां पे भी इनर लाइन परमिट है वहां पे भी ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लागू नहीं होगा। दैट मीन्स कि इन दोनों एरियाज के अंदर सिटीजनशिप लेना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। लास्ट प्रोविजन ये है कि अगर किसी इंसान के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन है, वो OCI कार्ड उसका कैंसल हो सकता है अगर उसने पार्लियामेंट के द्वारा नोटिफाइड किसी भी एक्ट का वायोलेशन किया तो। फॉर वायोलेशन ऑफ एनी एक्ट नोटिफाइड बाय पार्लियामेंट, तो अगर पार्लियामेंट ने कोई एक्ट नोटिफाई किया है कि इस एक्ट के वायोलेशन पे किसी इंसान का OCI रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल। अर्लियर इट वाज नॉट पॉसिबल। 2019 से पहले देयर वर सर्टेन फिक्स्ड कंडीशंस कि किस कंडीशंस में आपका OCI रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, बट नाउ पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी कानून को अगर नोटिफाई किया जाएगा तो उसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वायोलेट कैंसिल हो सकता है। सो दीज आर दी 4 प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब हम देखते हैं कि इसको लेके क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है। जैसे सबसे पहला जो प्रोविजन हमने देखा उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है उनके खिलाफ जो भी इलीगल माइग्रेंट्स के केसेस चल रहे हैं वो सारे केसेस को स्क्रैप कर दिया जाएगा, बट उनके ऊपर ये बर्डन रहेगा कि उनको प्रूव करना है कि हम 2014 से पहले इंडिया में आए हैं और हम ये परसिक्यूटेड माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक हम ये देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर मतलब गवर्नमेंट के क्या आर्ग्यूमेंट्स है इस एक्ट को लेके, और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट कि इस एक्ट को लेके क्या क्या इश्यूज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का कहना यह है कि जिन 3 कंट्रीज को हमने चुना है वो 3 कंट्रीज इस्लामिक रिपब्लिक्स है। जैसे ये जब से एक्ट आया है तो तब से इंडिया के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में ये एक तनाव है कि यहाँ पे जानबूझ के मुस्लिमों को ऐड नहीं किया गया है। गवर्नमेंट का स्टैंड ये है इसके ऊपर कि मुस्लिमों को इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि ये 3 कंट्रीज जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक है, और इस्लामिक रिपब्लिक कंट्रीज के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि इस्लाम मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर कोई अत्याचार होता हो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि सिंस दे आर इस्लामिक रिपब्लिक्स, इसलिए हमने क्या किया है कि इन कंट्रीज को एक्ट के इन कम्युनिटी को एक्ट से बाहर रखा है। दूसरा गवर्नमेंट का कहना यह है कि आसपास के कंट्री में जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है, ऐसी माइनॉरिटीज जिनके ऊपर कोई अत्याचार होता है, तो उनको प्रोटेक्शन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तीसरा गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट यह है कि हम पहले ऐसे नहीं है कि जिन्होंने ये काम किया है, इससे पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है कि हमने बाहर से इलीगल माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट किया हो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये नेहरू जी के टाइम पे जो पाकिस्तान से माइग्रेंट्स आए थे उनको भी एक्सेप्ट किया गया था, और इंदिरा मुजिब पैक्ट के अंदर जब 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था बांग्लादेश लिबरेशन के लिए, और तब भी इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें भी हमने बांग्लादेश से बहुत सारे माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट किया था। तो अर्ली एग्जाम्पल्स भी ये दिखाते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी की हुई है।
और चौथा गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये है कि हमने इन लोगों के लिए एक वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी बनाया है। हम ऐसे ही नहीं कि हर इंसान को सिटीजनशिप देने वाले हैं। रिसेंटली जो रूल्स आए उसके अंदर आपने देखा होगा, मतलब रूल्स जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ऊपर से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट ने उसके लिए एक स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म बनाया है कि दे हैव टू ब्रिंग देयर डॉक्यूमेंट्स, और उसी के आधार पर वेरीफाई होगा कि उनको सिटीजनशिप देनी चाहिए या नहीं। सो दीज आर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। अब देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में क्या है, इश्यूज क्या है। तो सबसे पहला ये है कि इससे कहीं ना कहीं एनआरसी की प्रोसेस जो है वो इनवैलिडेट होती है। एनआरसी अपने आप में एक अलग टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि हम एनआरसी पे भी कोई वीडियो बनाए तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। एनआरसी इनवैलिड कैसे होगा, तो इसका मतलब यूं समझिए कि एक तरफ एनआरसी जो है वो बाहर से आने वाले लोगों की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करता है, दूसरी तरफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बाहर से आने वाले लोगों को एंट्री देता है, सिटीजनशिप जो उसको रिलैक्स करता है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं दोनों प्रोसेस के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरा यह है कि अगर आपको इतनी ही चिंता है कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की हमें रक्षा करनी चाहिए, तो ऐसे और भी कुछ कंट्रीज है कि जहां पे परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है, जैसे कि म्यांमार के रोहिंग्या है, श्रीलंका के कुछ तमिल्स है, ऐसे भी लोग वहां पे उनके ऊपर भी अत्याचार होता है, तो अगर आपको प्रोटेक्शन देना है उनको भी देना चाहिए। यहां इस एक्ट से कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का मुद्दा उठता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो वायोलेट होता है। एंड सबसे बड़ा इश्यू यह है कि अगर कोई इंसान डिक्लेयर हो भी गया कि इलीगल माइग्रेंट है, तो उसके ऊपर क्या स्टेप लिया जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने अभी तक कोई हिंट नहीं दी है कि ऐसे इंसानों के ऊपर क्या स्टेप लिया जाएगा। सो जनता जो क्लैरिटी मांग रही है कि अगर मान लीजिए कोई इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर हो जाता है तो व्हाट नेक्स्ट, उसके ऊपर फिर क्या स्टेप्स लेंगे आप। सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे किसी टॉपिक के ऊपर और भी हम वीडियोस बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।